आज हम लोग साइनसाइटिस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर हर्ष कुमार है। मैं ईएनटी सर्जन हूँ ऑर्किड मेडिकल सेंटर में। साइनसाइटिस के बारे में उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। साइनस क्या होता है? हमारे चेहरे पे कुछ गड्ढे होते हैं, चेहरे की हड्डी में, जिसे साइनस बोलते हैं। उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, मवाद जम जाए, पानी जम जाए या सूजन आ जाए तो उसे साइनसाइटिस बोलते हैं। साइनसाइटिस का या तो अगर 3 हफ्ते से कम तक है तो उसको अक्यूट साइनसाइटिस बोलते हैं। अगर 3 हफ्ते से अगर वो ज्यादा हो जाए तो उसे क्रोनिक साइनसाइटिस बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है? जो सबसे पहला कारण होता है वो है एलर्जी। उसको एलर्जिक साइनसाइटिस बोलते हैं। कई बार वायरल इन्फेक्शन के चलते होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते होता है, फंगल इन्फेक्शन के चलते होता है। जो सबसे कॉमन है वो है फंगल एलर्जिक राइनोसाइनसाइटिस। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले हमारे सर में दर्द होता है, एक फीचर ये होता है। कई बार बुखार आता है, फेशियल पेन या चेहरे पे दर्द होता है, कभी कभी काफी तेज बुखार आता है, नाक बंद लगता है, नेजल डिस्चार्ज या नाक से पानी आता है, चेहरे पे भारीपन लगता है। तो ये साइनसाइटिस के फीचर्स हैं। कई बार 3 हफ्तों के बाद ये ठीक हो जाता है तो उसे अक्यूट साइनसाइटिस बोलते हैं। अगर 3 हफ्तों के आगे चला जाए तो उसे क्रोनिक साइनसाइटिस बोलते हैं। कई बार जिसे साइनसाइटिस की परेशानी होती है तो उसको बार बार होता है तो उसको अक्यूट ऑन क्रोनिक साइनसाइटिस बोलते हैं। और ये दूसरा इसका किस एज ग्रुप में होता है? ये किसी एज ग्रुप में भी देखा जाता है, लेकिन एडल्ट लोगों में, 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों में ये ज्यादा देखा जाता है। और महिलाओं या पुरुष में, इसमें पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है साइनसाइटिस को। और दूसरा चीज, बच्चों में कई बार, छोटे बच्चों में भी साइनसाइटिस का प्रॉब्लम होता है। छोटे बच्चों में कई बार जैसे फ्रंटल साइनस डेवलप नहीं होता है तो उसमें साइनसाइटिस की संभावना कम होती है, लेकिन कई बार छोटे बच्चों में भी साइनसाइटिस देखा जाता है। उन बच्चों में देखा जाता है जिन्हें बार बार सर्दी, जुकाम या जो बच्चे एलर्जिक होते हैं उनमें देखा जाता है। अब हमें क्या करना है? इसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है साइनसाइटिस का, हम लोग टारगेट करते हैं पहले तो दर्द कम करना है, हमें बुखार को कम करना है, चेहरे पे जो दर्द है उसको कम करना है। उसके लिए कई बार हम लोग नाक में डालने का ड्रॉप देते हैं, पेशेंट को भाप लेने के लिए बोलते हैं। दूसरा, हमें मेडिकल थेरेपी या मेडिसिन देना पड़ता है जिसमें एंटीबायोटिक्स होता है, एंटी एलर्जिक होता है, और तीसरी होता है दर्द कम करने की दवा। इन सब दवाओं का 7 से 14 दिन तक हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो हम दवाओं को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या जांचें करते हैं हम लोग इसमें? सबसे पहले हम लोग जो जांच करते हैं, एक बार साइनस का एक्सरे करवा के देखते हैं, पैरानेजल साइनस का एक्सरे करवा के देखते हैं। उसमें देखते हैं क्या साइनस में सूजन है, क्या साइनस के अंदर मवाद है, क्या साइनस के अंदर पानी तो नहीं भरा हुआ है, ये हम लोग करके देखते हैं। कई बार क्या होता है, नाक में पॉलिप होता है, मांस का एक गुच्छा नाक में अगर बढ़ जाता है, उसके चलते साइनस का ड्रेनेज अगर ठीक से नहीं होता है तो उसमें भी साइनसाइटिस देखा जाता है। पॉलिप के साथ साइनस की समस्या ये भी देखी जाती है। तो हम लोग कई बार सीटी स्कैन करवा के भी देखते हैं कि क्या पॉलिप के साथ साइनसाइटिस है या सिर्फ पॉलिप है या सिर्फ साइनसाइटिस है। तीसरा क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी। दूरबीन द्वारा हम लोग नाक की जांच करके देखते हैं कि उसकी क्या स्थिति है, साइनस के ओपनिंग की क्या स्थिति है, साइनस का जहां मुंह खुलता है नाक में वो तो बंद नहीं हो गया है, वहां पे क्रस्टिंग तो नहीं है, वहां पे पॉलिप तो नहीं है, वहां पे सूजन तो नहीं है। ये सब चीजों को हम लोग देखते हैं। तो ये होता है जांच का तरीका। कई बार दवाइयों से अगर साइनसाइटिस में फायदा नहीं होता है तो फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अब डिपेंड करता है क्या कारण है साइनसाइटिस का। कई बार नाक की टेढ़ी हड्डी के साथ भी साइनसाइटिस होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले नाक की हड्डी को सीधी करनी पड़ती है जिसको सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं, और साथ में फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करना पड़ता है हमें। ये क्या होता है, हमें दूरबीन द्वारा साइनस की सर्जरी करनी होती है जिसमें हम लोग साइनस के अंदर जो मवाद भरा रहता है या जो म्यूकोजा का स्वेलिंग हो जाता है या साइनस का जो रास्ता बंद हो जाता है उसे हम साफ कर देते हैं। इस चीज को हम लोग फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, अगर पॉलिप के साथ साइनस है तो हम लोग पॉलिप को भी हटाते हैं और साइनस के रास्ते को भी साफ करते हैं। इसे भी
पॉलीपेक्टमी बोलते हैं, विच फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ये होता है। अगर इसको हम लोग अनट्रीटेड छोड़ दें या इस पे हम लोग ध्यान ना दें और साइनोसाइटिस को हम लोग जाने दें, कभी दवा करके ठीक कर लें, तो ये क्रोनिक साइनोसाइटिस हो जाता है। क्रोनिक साइनोसाइटिस में चेहरे पर हमेशा भारीपन लगता रहेगा, सर में दर्द रहता रहेगा, कई बार साइनसेस में मवाद जम जाएगा जिससे बहुत हाई फीवर आने लगेगा। कई बार ये इन्फेक्शन किसी किसी केसेस में सर में भी जाने की संभावना होती है, साथ में मेनिंजाइटिस हो जाने की भी संभावना होती है। बार बार अगर साइनस का ब्लॉकेज है या नाक का ब्लॉकेज है तो ये इन्फेक्शन हमारे कान में भी जा सकता है, जैसे कि कान के पर्दे के पीछे ये पानी भर जाएगा या मवाद भर जाएगा, पर्दे में छेद हो जाएगा और कान बहने लगेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट तुरंत और अच्छे तरीके से करवाना चाहिए। या तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो या सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, हमें इसे विलंब नहीं करना चाहिए। कोई सवाल अनु आपका? बहुत बहुत धन्यवाद सर साइनोसाइटिस के बारे में बताने के लिए। हमारे पास दर्शकों के कुछ सवाल हैं जिसका जवाब वे जानना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट किन बीमारियों का इलाज करते हैं? ईएनटी सर्जन जो होते हैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, आजकल ईएनटी हेड एंड नेक सर्जन बोला जाता है। नाक कान गला रोग विशेषज्ञ साथ में हेड एंड नेक सर्जरी भी होती है। तो हम लोग ज्यादातर नाक के सारे बीमारियों का इलाज करते हैं, कान की बीमारियों का इलाज करते हैं, गले की बीमारियों का इलाज करते हैं, थायराइड का ऑपरेशन एवं सर्जरी करते हैं, नाक में अगर कोई ट्यूमर हो, कोई मास हो, साइनोसाइटिस है उसकी सर्जरी करते हैं, कान के पर्दे में छेद हो या कान में ट्यूमर हो तो उसकी सर्जरी करते हैं। आजकल ईएनटी विशेषज्ञों द्वारा ट्रांसफिनाइडल हाइपोफाइसेक्टमी भी किया जा रहा है। वो क्या होता है, नाक के तहत दूरबीन डाल के पिट्यूटरी ट्यूमर या ब्रेन में ट्यूमर को हटाया जाता है। तो अब ईएनटी सिर्फ नाक कान गला नहीं रह गया, लेकिन उसके आगे भी चला गया है। दूसरा सवाल यह है सर, स्लीप एपनिया एवं खर्राटों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, स्लीप एपनिया क्या होता है? कई बार हमारे सोते समय बहुत तेज खर्राटे आते हैं और कई बार खर्राटा लेते लेते सांस रुकने जैसा होता है, जिसको कि एपनिया बोलते हैं। तो स्लीप एपनिया का बहुत सारा कारण होता है। ज्यादा ये देखा जाता है उन लोगों में जिनका शरीर का वजन काफी ज्यादा होता है, उन लोगों में देखा जाता है। जिनमें चर्बी भरा रहता है या पेट में ज्यादा वजन भरा रहता है या गले के आसपास वजन भरा रहता है, जीभ के पिछले वाले भाग में अगर मोटापा रहता है, गले के पिछले वाले पोर्शन में अगर मोटापा रहता है, टॉन्सिल बहुत ज्यादा अगर फूला हो या सूजा हुआ हो, यूवला अगर फूला हुआ हो, तालू में अगर सूजन हो, तो इन लोगों को ज्यादा स्लीप एपनिया की समस्या होती है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए? पहले तो हमें एक्सरसाइज करके वजन घटाना चाहिए, वो सबसे जरूरी काम है हमारा। रेगुलर एक्सरसाइज और वजन घटाएं, ये सबसे जरूरी है। दूसरा क्या है, हमारा डाइट, हमें डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। शाम में 6 बजे के बाद में चाय, कॉफी, अल्कोहल ये सब नहीं लेना होगा। खाने के तुरंत बाद ना सोएं, खाने के थोड़ी देर के बाद सोएं। ठीक है, अपने स्लीप पैटर्न को ठीक रखें, स्मोकिंग से आप बचें, एक्सरसाइज करें। ये सब नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर है, बिना दवाइयों के मेजर। दूसरा फिर क्या होता है, हमारे पास कई बार नेजल स्प्रे देते हैं जिससे कि थोड़ी सी नाक खुलती है तो सांस लेने की तकलीफ या खर्राटे की समस्या कम होती है। तीसरा होता है, जिसको बहुत ज्यादा होता है, उन्हें हम लोग बाईपैप मशीन देते हैं जिससे कि वो सांस लेने में उनको रात में जो है तकलीफ है वो कम हो जाती है। अगर इन सब चीजों से भी ये समस्या सुधार नहीं आती है तो UPPP नाम का एक ऑपरेशन करते हैं, इसको यूवुलोपैलेटोफेरिंगोप्लास्टी बोलते हैं। इस ऑपरेशन के द्वारा सांस की नली के ऊपर अगर कोई रुकावट हो तो उस चीज को हम लोग ठीक करते हैं। लेकिन स्नोरिंग और स्लीप एपनिया एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ हमें जाना पड़ेगा। नाक से लेके पेट तक की कोई भी बीमारी में कई बार स्लीप एपनिया होता है, तो हमें उसका स्लीप स्टडी करना पड़ेगा। स्लीप स्टडी करके हमें कारण पता करना पड़ेगा कि क्या कारण है उसका, और उस कारण का फिर हमें निवारण करना पड़ेगा। तीसरा सवाल है सर, ईयर ड्रम की इंजरीज, इन्फेक्शन एवं ट्यूमर से सुनने एवं बोलने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। ईयर ड्रम की जो इंजरी होती है, कई बार होता है ट्रॉमेटिक इंजरी होता है ईयर ड्रम का। बच्चे खेलते खेलते आपस में अगर चोट लग गए, फुटबॉल से चोट लग गया तो उससे कान का पर्दा कई बार फट जाता है। कई बार किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उससे कान का पर्दा फट जाता है। कई बार रोड ट्रैफिक अगर एक्सीडेंट हुआ उससे कान का पर्दा फट जाता है। तो इसको ट्रॉमेटिक परफोरेशन बोलते हैं। ट्रॉमेटिक परफोरेशन 3 हफ्ते से 3 महीने तक में ज्यादातर केसों में खुद ब खुद वो भर जाता है, बशर्ते कान में पानी ना जाए,
कान को साफ ना करें, कान में तेल ना डालें, कान में छेड़छाड़ ना करें। थोड़ी सी एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक हम लोग देते हैं जिससे कि सर्दी ना लगे। तो 3 हफ्तों से 3 महीनों के बीच में वो जो पर्दे का चोट से जो छेद होता है वो भर जाता है। जिन केसों में वो नहीं भरता है तो हमें टिम्पैनोप्लास्टी नाम की एक सर्जरी करके दूरबीन की मदद से हम लोग माइक्रोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं। कई बार आजकल एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी भी हमारे यहाँ ऑर्किड मेडिकल सेंटर में हो रहा है, जिससे बिना चीर फाड़ के हम लोग पर्दे को रिपेयर करके उस छेद को बंद कर देते हैं। चौथा सवाल ब्रिजेश सिंह जी की तरफ से है। उन्होंने पूछा है कि उनके डेली नाक में सुबह में पानी आता है, इसका क्या कारण हो सकता है सर? नाक से पानी आना, सुबह सुबह छींक आना, नाक में खुजली होना या आंख में खुजली होना, ये सब सारी निशानी एलर्जिक राइनाइटिस की है। नाक से बिल्कुल पानी गिरने लगेगा, छींक आने लगेगा और खुजली होने लगेगी, ये एलर्जी की समस्या है। इसमें हम लोग को एंटी एलर्जिक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है तथा नाक में स्प्रे का प्रयोग करना पड़ता है। ये एलर्जिक राइनाइटिस नाम की बीमारी है। कई बार ये परिवार में देखा जाता है, इसे एटोपी बोलते हैं। जिन्हें एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं उनके भाई बहन या माता पिता किसी को ये समस्या भी होती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए हम लोग एंटी एलर्जिक दवाएं देते हैं। प्रिकॉशन लेने बोलते हैं, धूल में जाते समय मास्क पहन लें, घर में अगर झाड़ू हो रहा है तो मास्क का प्रयोग करें या चेहरे को ढक लें, बहुत तेज परफ्यूम या सेंट का उपयोग ना करें। इन सब चीजों से बचने से एलर्जी की समस्या थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन कई बार एलर्जी जब रह जाती है तो उन्हें दवाओं से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन एलर्जी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो 20 से 25% केस जो नाक की एलर्जी के होते हैं बाद में उन्हें दमा होने की संभावना होती है। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी रांची में कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इस संबंध में आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें? हाँ, कोरोना की महामारी अभी हमारे यहाँ चल रही है। देखिए, कोरोना की महामारी शुरू से बोला जा रहा है 3-4 चीजों से करने से इसके फैलाव को रोका जा सकता है। सबसे पहला काम रेगुलर हैंड वॉशिंग। घर में रहें तो साबुन से हाथ को धोएं, 3 से 4 बार साबुन से हाथ को धोएं। कभी भी कुछ छूने के बाद साबुन से हाथ को धोएं। बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, अगर हो सके तो ग्लव्स का भी प्रयोग करें। हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और एक दूसरे से बात करते समय कम से कम अच्छी दूरी बना के रखें। अगर आपको आपके या आपके आसपास या आपके घर में किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या कोरोना के लक्षण देते हैं तो सरकार द्वारा हेल्पलाइन का जो नंबर दिया गया है उस पर तुरंत जाके कॉल करें और अपनी जांच करवा के देख लें। लेकिन मूलतः रूप से हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा, मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा और दूरी बना के रखनी पड़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डियर व्यूवर्स, इस संबंध में आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें या 065171000100 पर कॉल करें। हम आपके प्रश्नों को डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर उसका समाधान बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।